जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए फिर से हाजिर हम एक नई वीडियो लेकर। यह वीडियो उन सभी कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो LDC के थ्रू स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं और या गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। और LDC पर्सनल कोटा 60% या आपका 15% LDC कोटा से किसी भी पर्सनल कोटा से आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं यानी कि प्रमोशन पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आंसर की यानी कि एक ऐसे क्वेश्चन पेपर की जो स्टेशन मास्टर के प्रमोशन कोटे से संबंधित है, जो 19 जुलाई 2026 को हुआ है और ये शिफ्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम है। तो शिफ्ट फर्स्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है 19 जुलाई, बीते एक हफ्ता पहले ही, और ये पोस्ट है स्टेशन मास्टर की। इसमें जो कैंडिडेट एलिजिबल थे वो आपके कॉमर्शियल और ऑपरेटिंग से संबंधित सभी कर्मचारी जो एलिजिबल थे, जिनकी सर्विस रेगुलर सर्विस 5 साल प्लस या 1900 ग्रेड पे में 3 साल कंप्लीट हो गई हो या 2 साल कंप्लीट हो गई हो, वो कर्मचारी इस फॉर्म को भरे थे और उनके लिए ये एग्ज़ाम हुआ है और ये एग्ज़ाम 19 जुलाई 2026 को हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसके टॉप 110 क्वेश्चन, यानी कि क्योंकि दोस्तों LDC जो एग्ज़ाम होता है आपका स्टेशन मास्टर गार्ड या किसी भी CCTC वगैरह का, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि ब्लॉक उपकरण के डिसकनेक्शन नोटिस स्वीकार करते समय स्टेशन मास्टर नोटिस पर क्या प्रस्तावित करेगा। तो क्या यानी कि इंश्योर करने वाला है स्टेशन मास्टर कि जो डिसकनेक्शन की वो मेमो दी है। तो चलिए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ब्लॉक सेक्शन मुक्ति, यानी कि ब्लॉक सेक्शन क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो यदि ब्लॉक सेक्शन खाली नहीं है तो डिसकनेक्शन मेमो नहीं दी जा सकती, डिसकनेक्शन नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए 2 में कहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर लोक शिकायत संगठन का मुख्यालय प्रमुख कौन होता है। तो जो क्षेत्रीय स्तर जोनल स्तर पर होती है आपकी, उसका जो शिकायत संगठन का प्रमुख होता है वो कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा AGM। तो एडिशनल जनरल मैनेजर इसका राइट आंसर रहेगा, अपर महाप्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 में कहा है कि जब भी SI या ESM द्वारा पॉइंट सिग्नल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को डिस्कनेक्ट किया जाता है तो एसएम को जो नोटिस सुरक्षित किया जाता है वह है। तो ये क्या, जब आप यानी कि SI4 भरते हैं या ESM के द्वारा ये पॉइंट सिग्नल या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को डिस्कनेक्शन किया जाता है, डिस्कनेक्ट किया जाता है, तो स्टेशन मास्टर को जो नोटिस सुनिश्चित करना होता है वो क्या करना होता है, वो उसमें आपको बताना है। तो क्या होता है, डिस्कनेक्शन नोटिस। तो डिस्कनेक्शन नोटिस का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं और LDC क्वेश्चन भी आपके ऐसा नहीं कि आप आसानी से प्रमोशन ले सकते हैं, पर इसके लिए बहुत ही पढ़ना पड़ता है, चाहे आप स्टेशन मास्टर या गार्ड या CCTC किसी भी विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहा है कि किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो वह कौन सा स्टेट है जहाँ पर 5 नदियाँ निकलती है। तो वह आपका पंजाब है, पंजाब से 5 नदियाँ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि ऑपरेटिंग रेशियो इसका एक पैरामीटर है जो राजस्व के अनुपात के रूप में खर्चों की गणना करता है। तो ये इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर परिचालन क्षमता। तो परिचालन क्षमता इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में कहा है कि जब स्टेशन मास्टर या स्टेशन कर्मचारी ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करता है तो लोको पायलट द्वारा कौन सा विशिल कोड बजाया जाता है। तो जब कोई रेलवे कर्मचारी यानी कि पॉइंट्समैन या आपका जो भी ऑपरेटिंग से संबंधित ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करते हैं या स्टेशन मास्टर एक्सचेंज करते हैं, तो यदि ये सिग्नल इनको दिखाई नहीं देते लोको पायलट को या एक्सचेंज नहीं किया जाता है, तब लोको पायलट द्वारा बजाए जाने वाली CT कोड क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 2 छोटी और 1 बड़ी। तो 2 छोटी 1 बड़ी इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 में कहा है कि स्टेशन मास्टर को एक रन थ्रू ट्रेन बिना रुके गुजरने वाली के लिए पॉइंट्समैन को किस तरफ से ऑल राइट सिग्नल दिखाना होगा। तो ये किस तरह से दिखाना होगा, ये ऑफ साइड से, यानी कि अपोजिट साइड जो स्टेशन
यानी कि बिल्डिंग होगी, स्टेशन मास्टर की अपोजिट साइड जो खड़ा होगा कर्मचारी वो पॉइंट्समैन कर्मचारी होगा। और ये क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑफ साइड स्टेशन के विपरीत तरफ। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 में कहा है कि किसी व्यक्ति के शरीर के सामने सफेद बत्ती को तेजी से क्षैतिज दिशा में हिलाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये सफेद बत्ती को हिलाते हैं, तो क्या दर्शाना होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुरंत रुके। तो ये तुरंत रुके स्टॉप सिग्नल होता है। जब आपकी रेड बत्ती खराब हो जाती है और गाड़ी को रुकवाना होता है तो उस समय इसको क्षैतिज दिशा में हिलाया जाता है व्हाइट बत्ती को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में कहा है कि रात के समय में शंटिंग ऑपरेशंस के दौरान जब कोई पॉइंट्समैन शंटिंग मास्टर या लोको पायलट को अपने से दूर जाने का संकेत देता है तो उसे कौन सा हाथ संकेत देना होगा। तो यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट्समैन खड़ा है और यहाँ पर कोई इंजन है, इसको अपने पास से दूर भेजना है इंजन को, तो तब पॉइंट्समैन द्वारा लोको पायलट को कौन सी बत्ती या हाथ बत्ती या सिग्नल दिखाया जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सफेद बत्ती धीरे धीरे ऊपर और नीचे हिलाई जाएगी। तो सफेद बत्ती ऊपर नीचे धीरे धीरे हिलाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 में कहा है कि रात के दौरान ट्रैक पर अवरोध होने की स्थिति में गार्ड को हैंड सिग्नल लैंप से कौन सा सिग्नल प्रदर्शित करना चाहिए। जब रात्रि के दौरान ट्रैक पर अवरोध हो, यानी कि अवरोध हो जाए, इस स्थिति में गार्ड को हैंड सिग्नल लैंप से कौन सी बत्ती, तो ये कौन सी दिखानी चाहिए, रेड। तो लाल रेड यानी कि रेड बत्ती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 में कहा है कि लीव नॉट ड्यू चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पे पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिनों के लिए दी जा सकती है। तो जो आपकी ये होती है पूरे सेवा काल की अवधि होती है, तो यानी कि इसे कितनी दी जा सकती है, तो ये कितनी दी जा सकती है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 360। तो 360 ये दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 में कहा है कि गरबा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसकी शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई थी और इसे पारंपरिक रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, यह है गुजरात का। तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 में कहा है कि स्टैंडर्ड सेकंड आर इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मुख्य लाइन के यानी कि मेन लाइन के पॉइंटों पर ट्रेन के लिए अनुमतित अधिकतम गति कितनी होगी। जो मेन लाइन होती है उन पर अधिकतम गति कितनी होगी, जहां पर स्टैंडर्ड सेकंड का आर इंटरलॉकिंग होता है, तो यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर रहने वाली है 160। तो 160 km की इसकी स्पीड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 में कहा कि विशाखा निर्देशों में कहा गया है कि सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना किसका अनिवार्य कर्तव्य है। तो ये किसका अनिवार्य कर्तव्य होता है जो विशाखा गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नियोक्ता, मालिक या संस्थागत प्रमुख। तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 में कहा कि एक्सपेंड सीआरएस का यानी कि सीआरएस का पूरा रूप क्या है, सीआरएस की फुल फॉर्म क्या है। तो सीआरएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यह है आपकी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो सीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में कहा है कि एक कॉपी डाउन यानी कि नोटबुक की कीमत 45 रुपये है। तो जो नोटबुक है उसकी जो कीमत है वो कितनी है, 45 रुपये है। यदि एक छात्र 12 नोटबुक खरीदता है तो इसने कितनी खरीदी, 12 नोटबुक, और एक दुकानदार को 1000 का नोट देता है तो उसे कितने रुपए वापस देगा। और इसमें से क्या करना है हमको, यानी कि ये किस में से घटाना है, ये घटाना है 1000 में से। तो सबसे पहले इनकी मल्टीपल करेंगे। तो 1000 में से घटाना है और माइनस करना है, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 54। तो जब इसमें से घटाएंगे हम तो ये कितना आएगा निकल कर, ये आएगा 560 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो
16 का जो राइट आंसर रहने वाला है, सॉरी 460 घटाकर कितना आएगा 460, ये 540 है, 440 नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 में कहा है कि राजभाषा नियमों के अनुसार गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो गुजरात हुआ, पंजाब हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क क्षेत्र के अंदर आपके ओनली हिंदी बोलने वाले, ख क्षेत्र के अंदर जो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बोलते हैं, और ग क्षेत्र के अंतर्गत केवल इंग्लिश बोलने वाले ही जो स्टेट है वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए 18 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्टाफ सदस्य से नया घोषणा पत्र प्राप्त किया जा सकता है। तो ये किस स्थिति में स्टाफ से नया घोषणा पत्र, यानी कि उसमें जो आपका इंश्योरेंस रजिस्टर होता है उसमें कब सिग्नेचर करवाए जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 18 नंबर क्वेश्चन का, ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये क्या है, स्टेशन पर नया कार्यभार संभालने पर, क्या लगातार 15 दिन उपस्थित रहने पर, या एसडब्ल्यूआर में कोई बदलाव होने पर। तो इसमें से जो नया घोषणा पत्र है वो प्राप्त किया जाता है, तो इनमें से कोई भी नहीं, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सिंगल लाइन सेक्शन पर एक स्थान अगवानी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। तो ये क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की स्टाफ से नया घोषणा पत्र प्राप्त किया जाता है स्टेशन पर नया कार्यभार संभालते समय, तो यह भी इसका सही लग रहा है। लगातार 15 दिन से अधिक ड्यूटी करने पर, यह भी इसका सही लग रहा है। और अनुपस्थित होने के बाद लगातार उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करना, या एसडब्ल्यूआर में कोई बदलाव होना, तो ये भी इसके सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। उपरोक्त में से कोई भी, तो हाँ ये अप्रोक्स में कोई भी है, कोई भी नहीं, कोई भी है, तो कोई भी इसमें से एक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा है कि सिंगल लाइन सेक्शन पर एक साथ अगवानी, इनके जो रिसेप्शन करना है गाड़ी को, एक ही समय पर स्टेशन पर लेआउट में दो विपरीत ट्रेनों में प्रवेश देना करने के लिए नामित लाइनों की ट्रेलिंग पॉइंट के आगे कौन सी बुनियादी ढांचा सिग्नल संपत्ति प्रदान की जानी और सेट की जानी चाहिए। तो ये कौन सी की जानी चाहिए, ये जो की जानी चाहिए, यानी कि जब दोनों तरफ से गाड़ी को लेना है और लाइनों का जो सिलेक्शन है, यानी कि लाइनों को जो चयनित करना है, तो उस समय आगे जो बनाने के लिए साइडिंग कौन सी होगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ये रहेगा ए। तो एक सैंड हम्प या स्नेक डेड एंड जो एक पृथक सुरक्षा ओवरलैप को प्रदान करता है, तो ओवरलैप किसी भी गाड़ी को लेने के लिए बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा कि वह रजिस्टर जिसमें फॉग सिग्नल मैन, क्वासा मैन, इनके एक आश्वासन लिया जाता है, तो ये कौन सा होता है, ये होता है आपका स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा कि सभी प्रकार के अवकाश एक साथ कितने बार, यानी कि कितने समय से ज़्यादा नहीं लिए जा सकते। तो ये कितने से ज़्यादा समय तक नहीं लिए जा सकते। तो जो 21 का जो राइट आंसर रहेगा, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। तो 5 वर्ष से अधिक यानी कि हम एक साथ नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहा कि बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो प्रथम जो राजभाषा आयोग था, इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ। तो गठन की बात कर लिए तो ये 1955 में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहा कि भारत के किस प्रमुख रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रतिष्ठित नेता के सम्मानित किया गया, जिन्होंने रियासतों का एकीकरण किया और जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। तो यह आपका जो लौह पुरुष कहा जाता है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और ये उनका नाम रखा गया है किस स्टेशन के नाम पर, ये इसमें बताना है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एकता केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल रेलवे स्टेशन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए 24 में कहा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार कुछ दस्तावेजों को किस रूप में जारी करना अनिवार्य है। तो ये जो आपके दस्तावेज होते हैं ये किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है, जो 1963 की धारा 3(3) थी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, तो द्विभाषीय होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहा कि जब बीपीएससी विफल हो जाता है तो अग्रिम स्टेशन मास्टर यानी कि आगे का जो स्टेशन मास्टर होगा, सहयोग से उपकरण को रीसेट करने के बाद यह किस मोड में चला जाता है। तो यह क्वेश्चन इसी एग्जाम में जुलाई के ये एग्जाम में आपका पिछली वीडियो हमने जो निकाली है उसमें गुड्स गार्ड की थी, तो गुड्स गार्ड में भी सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये रहेगा प्रारंभिक तैयार मोड में। जब शुरू में होता है प्री रिसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में कहा कि बिना ब्रेक वाहन के मालगाड़ी चलाने की अनुमति कौन देता है। तो ये कौन देता है, ये देता है सीनियर डीओम या ऑपरेटिंग से संबंधित कोई भी सीनियर अधिकारी इसको दे सकता है। तो सीनियर डीओम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कहा कि उत्तर रेलवे जीएनएसआर के तहत यदि किसी लोको पायलट का सामना रात के समय ऑन स्थिति में एक ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल से होता है तो उन्हें ट्रेन की पूरी तरह से रोकना होगा। प्रतिबंधित गति से ऑन स्थिति में सिग्नल को पार करने से पहले कितने मिनट वहां पर प्रतीक्षा करनी होगी। तो रात के समय ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए किसी लोको पायलट को कितने समय पहले तक जो आपका सिग्नल होता है उससे पहले रुकना होगा। तो ये रुकना होगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मिनट तक। तो दिन के समय में 1 मिनट और रात के समय में 2 मिनट तक रुककर ये गाड़ी को ऑन इनके सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा कि उस खंड के निरीक्षण के बाद जहां फ्लैट टायर का पता चलता है, तो जो आपका ये होता है यूएसएफडी, परीक्षण पूरा होने के बाद पहले 24 घंटे के लिए एक खाली मालगाड़ी यात्रा ट्रेन की गति कितनी होनी चाहिए। तो जो उसकी जो गति होने वाली है यात्री इनके मालगाड़ी की जो गति होगी या यात्री ट्रेन की जो गति होगी वो कितनी रहने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आपका क्या खराब हो जाए यूएफएसडी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कहा है कि लाइन पर चलते समय ट्रेन के 2 या 2 से अधिक हिस्सों में टूटने या अलग होने की घटना को आधिकारिक तौर पर उपकरण विफलता दुर्घटना के किस श्रेणी में रखा गया है। तो जब ट्रेन पार्टिंग होती है तो ट्रेन पार्टिंग को किस श्रेणी की घटना में रखा गया है। तो ट्रेन पार्टिंग को जो रखा गया है वो जे क्लास की घटना में रखा गया है। और देखिए दोस्तों, ए से लेकर आपकी आर तक की जो घटनाएं होती हैं इनके क्लास होते हैं, और इसमें वे 2 कौन से अक्षर है जो इसमें नहीं आते वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कहा कि कौन सा राजभाषा नियम 1976 के लागू होने से पूर्व मुक्त हो चुका था। तो ये कौन सा हो चुका था, ये इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ये रहेगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहा कि ये एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में जब तक कि आगे के ब्लॉक से स्टेशन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त न हो जाए तब तक किसी भी ट्रेन को ब्लॉक से स्टेशन से छोड़ने में अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि एक ये स्टेशन है और यहाँ पर स्टेशन है, यहाँ से कोई गाड़ी छोड़ी है और ये इस स्टेशन पर पहुंचने से पहले या पहुंचने के बाद कब तक की लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा तो यह गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर यानी कि 31 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब तक लाइन क्लियर नहीं मिलती तब तक पिछले स्टेशन द्वारा गाड़ी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जब भी अलार्म चेन पुलिंग खींची जाती है तो गार्ड सीटीआर में इस तथ्य को दर्ज करेगा और किसी एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो ये किसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा अपनी, तो ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है इसका वो रहेगा डीओएम। तो डीओएम इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में कहा कि सैंड हम्प का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो जो सैंड हम्प होता है वो किस लिए किया जाता है, वो आइसोलेशन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए 34 में कहा कि हर साल वैश्विक स्तर पर विश्व हिंदी दिवस, किसकी बात हुई है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी। तो जो 34 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहा सरकार द्वारा राजभाषा नियम किस वर्ष तैयार किए गए, तो जो राजभाषा नियम थे वो किस वर्ष तैयार किए गए थे, वो तैयार किए गए थे आपके 1976 में। जो टोटल 12 नियम है वो आपके कब तैयार किए गए, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए 36 में कहा है कि सभी एसएम को 1600 पर समय को सही करना चाहिए, इसमें से कौन प्रविष्ट करना चाहिए, तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपको बताना है। तो 36 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है टीएसआर। तो टीएसआर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए 37 में कहा है कि आउटर सिग्नल बाहरी सिग्नल खराब होने की स्थिति में किस सिग्नल को खराब माना जाएगा। जब आउटर सिग्नल होता है यानी कि बाहरी सिग्नल होगा तो वो कब खराब माना जाएगा, जब उससे अगला सिग्नल जो भी होगा वो खराब हो जाएगा। तो उससे जो आउटर से अगला सिग्नल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है होम। तो आउटर होम स्टार्टर ये कम से कम सिग्नल होते हैं। तो आपको बताना है कम से कम सिग्नल किस क्लास के स्टेशन पर ये देखने को मिलते हैं, आउटर होम स्टार्टर। तो होम इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में बताना है कि डिस्कनेक्ट किए गए सिग्नल गियर को दोबारा जोड़ने यानी कि रिकनेक्शन करने से पहले एसआई या ईएसएम को किसके साथ संयुक्त रूप से परीक्षण या जांच करनी चाहिए, तो ये किसके साथ करनी चाहिए, तो 38 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर। पर अभी क्या रूल है कि स्टेशन मास्टर के इनके उसमें पॉइंट्समैन भी यहाँ पर जाकर पॉइंट पर जाकर इसकी रिकनेक्शन की जांच ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एक सीसी रेक यानी के बीपीसी की वैधता कितनी होती है। जो आपका सीसी रेक होता है उसकी जो बीपीसी की रेक यानी कि बीपीसी की वैधता होती है वो कितने दिन की होती है, तो 39 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 + 3 यानी कि 30 दिन + 3 दिन एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में कहा कि जब रेलवे रसीद गुम हो जाती है तो मालवाहक को पार्सल की डिलीवरी निष्पादन पर दी जा सकती है। तो ये जब आपकी रेलवे की रसीद गुम हो जाती है, जब आप पार्सल बुक करते हैं तो आपको डिलीवरी कैसे प्राप्त होगी, तो ये जो डिलीवरी प्राप्त होने वाली है ये होने वाली है आपको एक क्षतिपूर्ण बॉन्ड के द्वारा। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा कि सिग्नल प्रत्येक फोक सिग्नल मैन को दिए जाने वाले डेटोनेटर की संख्या कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, ये होती है 20 यानी कि 2 इसके बॉक्स दिए जाएंगे। तो 2 बॉक्स जो होते हैं जिनमें 10 पटाखे होते हैं एक बॉक्स में, तो टोटल 20 दिए जाएंगे मेल लाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए 42 में कहा है कि जब स्टेशन मास्टर देखता है कि एक ट्रेन बिना टेल लैंप या टेल बोर्ड के गुजर रही है तो बीपीएससी उपलब्ध है, तो वहां आसपास की लाइन पर जाने वाली सभी ट्रेनों को रोकेगा और क्या जारी करेगा। तो जब कोई गाड़ी बिना टेल लैंप के जा रही है या टेल बोर्ड के जा रही है और वहां पर बीपीएससी उपलब्ध नहीं है तो स्टेशन मास्टर द्वारा दिए जाने वाला जो ट्रेन जो पास की जो ट्रेन होगी वो रोकी जाएगी और एक पत्र जारी किया जाएगा। तो उस पत्र का जो नाम है वो आपको बताना है। तो इसका पत्र का जो नाम रहने वाला है वो रहेगा आपका कोशन ऑर्डर। तो कोशन ऑर्डर सतर्कता आदेश इसको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कहा कि डबल डिस्टेंट सिग्नल क्षेत्र में डिस्टेंट सिग्नल की सामान्य एस्पेक्ट क्या होती है। जहां पर डबल डिस्टेंट लगे होते हैं तो वहां पर जो आपके डिस्टेंट सिग्नल होता है उसकी जो सामान्य स्थिति होगी, सामान्य एस्पेक्ट होगी, वो क्या रहने वाली है, तो 43 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, तो अटेंशन रहेगी। क्या रहेगी, अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कहा है कि वह सूचना जिसके माध्यम से स्टेशन मास्टर आवश्यक पृष्ठांकन के साथ लोको पायलट को सूचित करता है कि ट्रेन बिना गार्ड के चलाई जाएगी, तो ये कौन होता है, क्या दिया जाएगा लोको पायलट को स्टेशन मास्टर के द्वारा, तो ये एक आपका नोटिस दिया जाएगा यानी कि लिखित आदेश दिया जाएगा। तो जो 44 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कोशन ऑर्डर। तो कोशन ऑर्डर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि रेलवे सर्वेंट यानी कि जो भी कर्मचारी है नियम 2005 के अंतर्गत सभी सुपरवाइजर स्टाफ
किस कैटेगरी में आते हैं? तो जितने भी जो सुपरवाइजर स्टाफ होता है तो वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो जो 45 का राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका अपवर्जित। तो अपवर्जित इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करने के लिए कौन सा मानक प्रपत्र जारी किया जाता है? तो जो आरोप पत्र होता है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो ये कौन सा जारी किया जाता है? तो आरोप पत्र जारी किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ये SF-14। तो SF-14 इसमें दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए 47 में कहा है कि केंद्र सरकार के कार्यकाल के क्षेत्र गए यानी कि रीजन सी के राज्यों में को भेजे जाने वाले प्रपत्र सामान्यतः किस भाषा में लिखे जाने चाहिए? तो जो गए क्षेत्र में भेजे जाते जो भी प्रपत्र होगा, जो भी नोटिस होगा या जो भी लेटर दिया जाएगा वो किस भाषा में दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा आपका केवल अंग्रेजी में, क्योंकि गए क्षेत्र के जितने भी राज्य है वो सब किस में आते हैं? इंग्लिश क्षेत्र में आते हैं। तो उनकी सामान्य भाषा क्या होती है? अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि कथकली जो अपने भारी रंग बिरंगे मेकअप, विस्तृत वेशभूषा और नाटकीय भाव के लिए जाना जाता है, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कथकली है वो कहाँ का है? केरल का। तो केरल का जो है कथकली, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि शंटिंग करते समय जो पॉइंट सिग्नल द्वारा सुरक्षित नहीं होते उन्हें निम्नलिखित तरीकों से लॉक किया जाता है। तो जो पैनल के द्वारा पॉइंट ऑपरेट नहीं हो रहे, लॉक नहीं हो रहे, तब उनको किस द्वारा किया जाएगा? तो क्लैंप और पैडलॉक और कॉपर बोल्ट और पैडलॉक। तो ये दोनों ही इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में कहा है कि जहां IBS लगा होता है वहां स्टेशन मास्टर बिना गार्ड के चल रही गाड़ी के पीछे कोई दूसरी गाड़ी तब तक नहीं भेजेगा जब तक कि वह गाड़ी कहाँ नहीं पहुंच जाती। तो वह गाड़ी कहाँ नहीं पहुंच जाएगी? तो उसके पीछे गाड़ी तभी छोड़ी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 50 का, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अगले ब्लॉक स्टेशन तक। तो अगला जो ब्लॉक स्टेशन होगा जब तक उस पर गाड़ी नहीं पहुंच जाती तब तक इसको यानी कि दूसरी गाड़ी नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में कहा कि HRMS ई-पास मॉड्यूल में निम्नलिखित अंतराल पर पारिवारिक घोषणा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। तो ये कितने समय पर दी जानी चाहिए? तो जो 51 का राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका 12 महीने, यानी कि वर्ष में एक बार इसकी अनिवार्यता रूप से देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि दुर्घटना नियमावली के अनुसार किसी दुर्घटना को आधिकारिक तौर पर गंभीर दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि सरकारी संपत्ति का नुकसान कितनी वित्तीय मूल्य सीमा से अधिक हो। तो जो 52 का राइट आंसर रहने वाला है, तो 52 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ से ऊपर। तो 1 करोड़ इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में कहा है कि IROAF का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए 54 में कहा है कि रमेश की मासिक आय 45,000 रुपये है। तो रमेश की जो मंथली इनकम है वो कितनी है? 45,000 है। यदि वह हर महीने अपनी आय का 24% बचाता है तो कितने रुपए वह बचाता है? तो ये इसका कितना बचाता है? 24% बचाता है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो 24 पंजे 120 यानी कि 12 और 24 चौका 96 और 12 कितना हो जाएगा? 108। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 10,800। तो 10,800 ये प्रति महीना बचाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि लोकोमोटिव विफलता के कारण जब किसी ट्रेन को 1 से 100 या इससे अधिक तीव्र चढ़ाई पर ग्रेडियंट वाले यानी कि जो एरिया होता है पर रोका जाता है तो रियर और फ्रंट छोर से शुरू करके गार्ड और लोको पायलट द्वारा सामूहिक रूप से कितने हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं? जहां पर 100 पर 1 का ग्रेडियंट होता है वहां पर जो टोटल लगने वाले हैंड ब्रेक है वो कितने होंगे? तो 55 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रियर से न्यूनतम 10 और वैगन और फ्रंट से 10 वैगन प्लस लोको हैंड ब्रेक, यानी कि 10-10 वैगन का इसमें हैंड ब्रेक लगाया जाएगा और लोको के भी ब्रेक लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में कहा कि इंजीनियरिंग शाखा एक सर्कुलर नोटिस जारी करने के लिए
परिचालन शाखा के साथ व्यवस्था करेगी, जो कितनी अवधि के लिए वैध होगी। तो ये कितनी अवधि के लिए वैध होने वाली है, तो 56 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3 माह। तो 3 माह इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखिए 57 में कहा है कि जब मिड सेक्शन में लोकोमोटिव फेल हो जाता है, यानी कि सेक्शन के मध्य कोई लोकोमोटिव इंजन फेल हो जाता है और ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि ब्लॉक सेक्शन फंस जाएगा, तो स्टेशन मास्टर द्वारा अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन भेजने के लिए कौन सा अधिकारी प्रपत्र यानी कि फॉर्म जारी किया जाएगा। तो ये कौन सा किया जाएगा, TA 602। तो TA 602 जब दिया जाएगा जब सेक्शन में कोई गाड़ी खड़ी है और वहां पर रिलीफ इंजन भेजना है, रिलीफ के लिए गाड़ी कोई भेजनी है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में कहा कि वे सिग्नल जो संटी के उद्देश्य से उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से है, तो वे कौन से है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि संटिंग के लिए जो प्रयोग करे जाने वाले हैं, तो 58 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि बाहरी भी होना चाहिए होम पे, या आपका लास्ट स्टॉप सिग्नल भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, एक खराब शंट सिग्नल को पार करने के लिए कौन सा प्राधिकार जारी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, जब कोई शंट सिग्नल खराब की स्थिति में है, तो उस समय वहां पर एक फॉर्म जारी किया जाता है, या किस तरीके का इसमें प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है हैंड सिग्नल। तो हैंड सिग्नल पॉइंट्समैन के द्वारा दिखाकर गाड़ी को ऑन स्थिति में शंट सिग्नल पार कराए जाते हैं। एक सीसी रेक की बीपीसी की वैधता होती है, जो आपका सीसी रेक होता है उसकी जो बीपीसी की वैधता होती है वो कितनी होती है। तो जो 60 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 30 + 3 इसका राइट आंसर रहेगा। तो 30 + 3 यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। उन स्टेशनों पर आइसोलेशन पृथक्करण आवश्यक है जहां ट्रेनों को कितनी गति से अधिक गति से स्टेशन से गुजरने रन थ्रू की अनुमति दी जाती है। तो जहां पर आइसोलेशन की व्यवस्था करनी होती है वहां पर गति की जो यानी कि गाड़ी की जो गति रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, तो वो रहने वाली है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। तो जहां पर इतनी गति होगी रन थ्रू ट्रेन जाएगी, वहां पर आइसोलेशन की व्यवस्था करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि विद्युतकृत खंड में प्रवेश करने के लिए ओडीसी वाली ट्रेन के गार्ड को अधिकृत व्यक्ति जिसे जो अनुमति मिलती है वह है। तो जब ओडीसी चलाई जाती है, यानी कि ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, इस तरह की जो गाड़ी चलाई जाती है, तब अधिकारित व्यक्ति से जो अनुमति मिलती है, तो वो क्या परमिशन मिलती है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी टीपीसी। तो टीपीसी ये जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए 63 में कहा है कि MAS में सिंगल लाइन पर सिंगल ओवरलैप, जो आपका सिग्नल ओवरलैप है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए जहाँ पर मल्टीपल एस्पेक्ट्स यानी कि सिग्नल है, वहाँ पर जो सिग्नल ओवरलैप होगा वो कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो उसकी कम से कम जो दूरी होने वाली है वो कितनी होने वाली है सिग्नल ओवरलैप के लिए, तो 120 मीटर। 120 मीटर इसका 63 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में कहा है कि एक कॉमन स्टार्टर वाले स्टेशन से ट्रेन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकार जारी किया जाता है। जहां पर कॉमन स्टार्टर लगा रहता है वहां पर एक कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा जब गाड़ी को चलाया जाएगा, तो पायलट आउट मेमो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। 65 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित करने की न्यूनतम अवधि कितनी होती है। तो जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है उसकी जो मीटिंग की बैठक यानी कि बैठक की जो न्यूनतम अवधि होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी लगभग 6 महीने में एक बार। तो 6 महीने में एक बार ये होती है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए 66 में कहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से संबंधित है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वे कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 66 का ऑप्शन नंबर सी। तो 348 अनुच्छेद 348 में बताया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। देखिए 67 में कहा है कि उत्तर रेलवे यानी कि सामान्य जो आपका SR 5.14 के अनुसार किसी भी शंटिंग मूवमेंट की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्तिगत रूप से कौन जिम्मेदार होगा कि गैर सिग्नल वाली लाइन
के लिए सभी फेसिंग पॉइंट सही ढंग से सेट है और क्लैंप और पैडलॉक है। यानी कि जो नॉन रनिंग लाइन होगी उस पर जो संटिंग की जानी है तो उस समय कोई कांटा सेट है या नहीं है या लॉक है या नहीं है, उसकी जो मतलब इंश्योर करेगा वो कौन कर्मचारी करेगा, तो ड्यूटी पर तैनात संटिंग मास्टर या पॉइंट्समैन जो मूवमेंट के निष्पादित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में कहा है कि दुर्घटना नियमावली के मापदंडों के तहत यदि लोकोमोटिव खराब के कारण यात्री ले जाने वाली ट्रेन में कितने समय से अधिक की देरी होती है तो इंजन विफलता को आधिकारिक तौर पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विभाग के खाते में दर्ज किया जाता है। यानी कि जब ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी इंजन खराब हो जाता है तो उस इंजन को कब खराब माना जाएगा, कितने मिनट बाद खराब माना जाएगा और उसके लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट की जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले कम से कम 30 मिनट। तो 68 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखिए 69 में कहा है कि जब इंजन बिना गार्ड के ट्रेन चला रहा है, यानी कि इंजन बिना गार्ड के ट्रेन चला रहा है तो गार्ड का कर्तव्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आपका एएलपी। तो ऑप्शन नंबर 69 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका एएलपी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए 70 में कहा है कि धारा 130 परिभाषित करती है, तो रोजगार का वर्गीकरण धारा 130 किसको परिभाषित करती है। तो जो 70 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी विजत। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 71 देखते हैं। 71 में कहा है कि यात्री ले जाने वाली ट्रेन के गार्ड के ब्रेक वैन में हर समय निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होना चाहिए। तो यानी कि जो यात्री गाड़ी होती है उसके जो गार्ड होते हैं उसके पास कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए। तो 71 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 लाल झंडी, 1 हरी झंडी, 1 सफेद संकेत झंडी, 1 एलईडी यानी जो ट्राई कलर होती है वो, और एक आपका जो संकेत लैंप होता है यानी कि 10 लैंप कहते हैं जिसको, और 10 पटाखे, ये अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में कहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए स्टेशन की कमाई से निकासी की अनुमति है। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तो उपरोक्त सभी, यानी कि अंतिम संस्कार अग्रिम के लिए, टिकट पर रिफंड के लिए, खराब होने वाली वस्तुओं और ईएमडी की जमा राशि के लिए रिफंड के लिए। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में कहा है कि एक सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जब ऑटोमेटिक सिग्नल के रूप में काम कर रहा है तो उसे किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो उस पर क्या मार्क होता है, उस पर चमकता ए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। 73 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर यानी कि बी, चमकता हुआ ए मार्क। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। इसमें कहा कि ऑपरेटिंग मैनुअल के अनुसार यदि मालगाड़ी के रेक परफॉर्मेंस में कितने समय से अधिक वाहनों के वैगनों को जोड़ा या हटाया जाता है तो उस ब्रेक के पावर बीपीसी यानी बीपीसी बनेगी, तो अमान्य हो जाएगी। तो नई बीपीसी बनेगी तो ये कितने, जब उसमें कितने वाहन जोड़े या हटाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 74 का ऑप्शन नंबर बी, तो कम से कम 4 वैगन इसमें हटाए या जोड़े जाने चाहिए तो उनकी जो नई बीपीसी तैयार की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं कि जब कोई सिग्नल नया लगाया गया है या स्थानांतरित किया गया है तो सावधानी आदेश यानी कौशन आदेश जारी करने के अलावा इनमें से कौन सी अधिसूचना दी जाती है। तो आपको जब कोई सिग्नल वहां से हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है या नया सिग्नल लगाया जाता है तो क्वेश्चन ऑर्डर के साथ साथ कौन सी एक इसमें से आधिकारिक सूचना दी जाएगी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा 75 का वो रहने वाला है आपका एक सिग्नल ऑर्डर बुक। तो सिग्नल ऑर्डर बुक इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में कहा कि मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों में से चलने वाली यात्री डिब्बे का पीओएच अंतराल कितना होता है। जो मेल एक्सप्रेस हुई या आपकी पैसेंजर हुई तो इनके जो पीओएच होने का जो अंतराल है वो कितने महीने होता है। तो 76 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 18 महीने। तो 18 महीने में गाड़ी को पीओएच और माना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में कहा है कि TSR ट्रेन सिग्नल रजिस्टर को स्टेशन मास्टर पर कितनी अवधि के लिए सुरक्षित होना चाहिए। तो यानी कि पिछले कितने महीने या कितने वर्ष का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए TSR का। तो जो 77 का राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उस 6 माही यानी कि आधे साल के बाद और 1 वर्ष जिसमें यह पूरा हो चुका है। तो 1 वर्ष इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में कहा है कि जब रेल फ्रैक्चर 30 mm तक हो जाता है तो गति प्रबंध जो प्रतिबंध होती है पालन करने वाली ट्रेन की पहली गति की स्पीड कितनी होगी। तो ये किस स्पीड से जाएगी जब किसी ट्रैक पर 30 mm का फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो इसकी जो स्पीड रहने वाली है वो रहने वाली है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 78 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अस्थायी एकल लाइन संचालन के दौरान ब्लॉक उपकरणों को किस स्थिति में रखकर लॉक किया जाना चाहिए। तो जब अस्थायी एकल लाइन होती है उस समय ब्लॉक उपकरणों को किस स्थिति में रखकर लॉक किया जाना चाहिए। तो 79 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ई, लाइन क्लोज्ड पॉइंट पर। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में कहा है कि DAR के किस नियम के तहत जांच अधिकारी को नामांकित किया जाता है। जो आपका DAR रूल होता है उसके किस नियम के तहत किसी जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो ये कौन सा नियम होता है। तो ये होता है आपका, जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तो रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 के तहत ही एक अधिकारी की इसमें इनके नियुक्ति की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं कि मूल स्टेशन जो ओरिजिनल स्टेशन है के डिप्टी एसएस या TNC रजिस्टर में उपकरणों की अखंडता और उपलब्धता दर्ज करेंगे और निम्नलिखित में से किस पावती पर हस्ताक्षर करेंगे। तो जो आपके गार्ड होते हैं तो ये इस पर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 81 का जो राइट आंसर रहने वाला है ए। जब स्टेशन मास्टर या डिप्टी एसएस या TNC ऑफिस में जो रजिस्टर होता है उस पर गार्ड सिग्नेचर करता है कि मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सब मेरे पास उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 में कहा है कि एक कॉमन स्टार्टर वाले स्टेशन से ट्रेन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुमति पत्र दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, पायलट आउट मेमो। तो पायलट आउट मेमो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में कहा है कि यदि उत्तर रेलवे के अधिकार क्षेत्र में मिड सेक्शन में एक ट्रेन 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है और गार्ड सामने वाले हिस्से को आगे के स्टेशन तक ले जाने और का फैसला करता है तो गार्ड और लोको पायलट को कौन सा विशिष्ट लिखित प्राधिकरण पद सौंपा जाएगा। तो यानी कि जब ट्रेन पार्ट हो जाती है और आगे का जो हिस्सा होता है, इंजन की साइड का जो हिस्सा होता है, उसे ले जाने के लिए गार्ड द्वारा जब अनुमति दी जाती है तो गाड़ी चलाने के लिए एक प्रपत्र या जारी किया जाता है। तो उसके लिए कौन सा पत्र जारी किया जाता है। तो 83 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीछे छोड़े गए पिछले हिस्से के सटीक स्थान को दर्शाने वाली एक लिखित अनुमान प्रमाण पत्र। यानी कि वहां पर बताया जाएगा स्टेशन मास्टर को कि जो किलोमीटर है वो आपका 264 का 11 या 12 इतने किलोमीटर पर पिछला हिस्सा गाड़ी का खड़ा है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में कहा है कि भारत में डिजिटल बैंकिंग के संदर्भ में संक्षिप्त UPI का पूर्ण रूप क्या है। तो जो आपके UPI आपका जैसे ये होता है, जब आप पेमेंट करते हैं तो UPI पेमेंट होता है तो उसका आपको इसमें बताना है। तो ये इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, तो 84 का जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 में कहा है कि उस स्थान का नाम क्या है जहां महात्मा गांधी 1922 में हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन अचानक से वापस ले लिया था। तो जब चोरा चोरी घटना हुई थी 1922 में, तो उस समय गांधी जी ने नाराज होकर जो चोरा चोरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन चला रखा था तो उसको क्या किया था, वापस कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में कहा कि भारतीय संविधान का भाग 17 जो राजभाषा से संबंधित है किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है। तो भाग 17 में टोटल कितने अनुच्छेद आते हैं। तो 343 से 351 तक के जितने अनुच्छेद हैं भाग 17 के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा है कि SWR
पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? जो SWR होता है आपका, उस पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? तो SWR जब स्टेशन के लिए जारी किया जाता है तो उस समय वहाँ पर जो सिग्नेचर होने चाहिए तो उस पर होने चाहिए आपके DOM, DST और DEN। तो ये तीनों इसके सिग्नेचर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में कहा कि स्वीकृत विशेष निर्देश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो जो आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वो जारी किए जाते हैं आपके CRS के द्वारा। तो CRS के द्वारा ये जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में कहा है कि टैंक वैगनों की शंटिंग करते समय किस गति सीमा का पालन करना चाहिए? जो टैंक होते हैं BTPN होते हैं, BTPN होते हैं, जब उनकी शंटिंग होती है तो मैक्सिमम स्पीड शंटिंग की कितनी होनी चाहिए? तो 89 का जो राइट आंसर रहेगा 8 kmph। तो 8 kmph इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। देखिए 90 में कहा कि पितृत्व अवकाश अधिकतम कितने दिनों के लिए दिया जाता है? जो आपका पेनिटेंटली लीव होता है, जो किसी कर्मचारी को पिता बनने पर लीव प्राप्त होती है तो उनकी संख्या कितनी है? तो 90 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 15। तो 15 लीव इसमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में कहा कि जब किसी ट्रेन को लोको पायलट ट्रैक पर किसी असामान्य स्थिति का अनुभव करता है तो वह अपनी ट्रेन को कहाँ रोकेगा? यानी कि जब लोको पायलट ट्रेन को लेकर जाता है और कहीं पर उसको असामान्य स्थिति पैदा होती है चलाने में तो वह गाड़ी को कहाँ पर रोकेगा? तो 91 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लॉक सेक्शन को खाली किए बिना अगले स्टेशन पर रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में कहा कि जब कोई अस्थायी गति प्रतिबंध अचानक हटा दिया जाता है, यानी कि आपका जो स्पीड इंडिकेशन होता है, स्पीड क्वेश्चन होता है, वो हटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है तो इस बदलाव को सूचित करने के लिए करने वाली सावधानी आदेश लोको पायलट को कितनी अवधि तक जारी करना चाहिए? तो यहाँ पर स्पीड इंडिकेशन हटा दिया जाता है और वहाँ पर लोको पायलट को बताने के लिए कम से कम कितने दिन तक की क्वेश्चन में बताया जाता है? तो जो 92 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 हफ्ता तक इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं कि यदि किसी भरी हुई मालगाड़ी के रेक को किसी भी स्टेशन या यार्ड में कितने घंटे से अधिक समय तक के लिए स्टेबल खड़ा कर दिया जाता है तो उसकी BPC की अमान्यता हो जाएगी। तो जब 24 घंटे से अधिक गाड़ी को खड़ा किया जाता है तो जो उसकी BPC होती है वो क्या होती है? अवैध हो जाती है, यानी कि अमान्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 में कहा कि बाहरी साइडिंग के बारे में विस्तृत कार्य निर्देश किस में शामिल होता है? जो बाहरी साइडिंग होती है उसका जो निर्देश होता है वो किस में शामिल होता है? तो वो होता है आपका SWR में। तो स्टेशन वर्किंग रूल इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में कहा कि एक लाइन, इनके सिंगल लाइन होती है जो पर वे पॉइंट जिन्हें स्टेशन पर ट्रेन के आगमन के तुरंत बाद अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट किया जाना चाहिए। तो ये किया जाना चाहिए 95 का जो राइट आंसर रहेगा। तो 95 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रियर। यानी कि पीछे के जो पॉइंट है उनको क्या किया जाना चाहिए? विपरीत दिशा में सेट कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 में कहा है कि सभी प्रकार की छुट्टियों को आपस में बदला या कम्यूट किया जा सकता है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए कि किसी छुट्टी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो किस छुट्टी को स्वीकार किया नहीं जाना चाहिए? तो जो 96 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कैजुअल लीव। तो जो आपकी CL होती है उनको कभी भी इसमें ऐड नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। देखिए 97 में कहा कि एक रेलवे कर्मचारी को अपवर्तित घोषित करने के लिए सक्षम है। तो कौन इसको यानी कि एक्सक्लूड करने के लिए सक्षम है? तो उस अधिकारी का नाम आपको बताना है। तो जो 97 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम मंत्रालय, यानी कि लेबर जो मिनिस्ट्री है वो इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 में कहा है कि जब लोको पायलट ऑन यानी कि लाल स्थिति में एक ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को पार करता है तो वह किस गति की सीमा का पालन करेगा? तो जब कोई ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन स्थिति में है यानी कि रेड की स्थिति में है तो उसको पार किया जाता है, तब लोको पायलट के द्वारा कम से कम कितनी स्पीड रखनी होगी? तो जो 98 का राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है स्पष्ट दृश्यता हो तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब स्पष्ट दृश्यता ना हो तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। देखिए 99 में कहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल वास्तुकला का चमत्कार माना जाने वाला प्रतिष्ठित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस शहर में यह स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सी, मुंबई में यह स्थित है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 में कहा है कि जब स्टेशन पर सभी लाइनों यात्री गाड़ियों द्वारा अवरुद्ध ब्लॉक हो यानी अवरुद्ध हो जाती है, फिर किसी भी गाड़ी के लिए लाइन क्लियर प्रदान किया जाता है, तो पॉइंट उस लाइन के लिए सेट किया जाएगा जिस पर गाड़ी खड़ी। तो ये किस पर सेट किया जाएगा? जो 100 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका डी, लोप लाइन और एसएलआर फेसिंग। यानी कि इसने कहा है कि जब स्टेशन पर सभी लाइनें यात्री गाड़ियों द्वारा अवरुद्ध है, माना ये 4 लाइन है, यहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, और फिर भी किसी गाड़ी को लेना है तो लाइन क्लियर प्रदान किया जाता है। यानी कि अगले स्टेशन को लाइन क्लियर दे दिया है तो गाड़ी लेने के लिए किस लाइन पर रूट सेट किया जाएगा? तो उस रूट सेट करने के लिए गाड़ी को जो है वो लूप लाइन में, माना ये लूप लाइन है, पहले नंबर की जो लाइन है ये लूप लाइन है और इधर एसएलआर है, तो इस गाड़ी को लेने के लिए इस लाइन के लिए पॉइंट सेट किया जाएगा, तब जाकर होम सिग्नल तक गाड़ी को लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 में कहा कि जब किसी सहायक इंजन को ट्रेन के पीछे जोड़ा जाता है तो उसके पीछे क्या लगाया जाना चाहिए? तो जब गाड़ी को यानी कि किसी ट्रेन के पीछे जोड़ा जाता है, किसी इंजन को ट्रेन के पीछे जोड़ा जाता है, तो उस समय उस पर लगने वाला यानी कि टेल बोर्ड होना चाहिए, टेल लैम्प होना चाहिए, तो दोनों ही इसका राइट आंसर रहेगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट द्वारा इस जो इंजन विसल होती है यानी कि सीटी कोड होता है वो कौन सा होता है? तो 2 बड़ी और 2 छोटी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 में कहा है कि ईओएल योजना के मामले में बॉक्सन रेक को लोड करने के लिए खाली समय होगा। तो जो खाली समय होगा यानी कि जो आपका ईओएल होता है, ईओएल योजना के मामले में जो बॉक्सन आपके लोड किए जाते हैं तो उनका जो अधिकतम समय होगा खाली करने का वो कितना होगा? तो बॉक्सन को खाली करने का जो अधिकतम समय रहने वाला है वो रहने वाले कम से कम 5 घंटे। तो 5 घंटे में क्या किया जाए? खाली किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? यानी कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर इसमें पूछा है, तो वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये इसमें आपको बताना है। तो 104 का जो राइट आंसर रहेगा शक्तिकांत दास, इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 में कहा है कि यदि एलसी गेट के साथ संचार असफल हो जाए तो स्टेशन मास्टर सभी ट्रेनों को रोकेंगे और क्या जारी करेंगे? यानी कि जब लोग ये आपका गेट होता है तो ये अगर खराब हो जाता है तब उस समय स्टेशन मास्टर द्वारा सभी गाड़ियों को दिए जाने वाला कौन सा प्राधिकार पत्र होगा? तो ये होगा आपका गेट नियमों का पालन करने के लिए सावधानी आदेश, तो क्वेश्चन ऑर्डर इसको जारी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं कि ट्रेन संचालन के सीधे तौर पर जुड़ा कोई भी रेल कर्मचारी अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले तक किसी भी मादक पदार्थ या शराब का या नशे का सेवन नहीं कर सकता। तो वो समय कितना होना चाहिए? 8 घंटे। ड्यूटी से कम 8 घंटे पहले कोई भी कर्मचारी किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कर सकता। तो जो 6 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 में कहा है कि कार्यभार संभालने वाले स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरण का परीक्षण करेगा और परिणाम रिकॉर्ड उसी समय कहाँ दर्ज कराएगा? तो जो कार्यभार संभालने वाला स्टेशन मास्टर है वो ब्लॉक उपकरण का परीक्षण करेगा, यानी कि ब्लॉक उपकरण सही है या नहीं है, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पर दर्ज करेगा? तो वो जो उसका रिकॉर्ड है वो कहाँ पर दर्ज करने वाला है? तो 107 का जो राइट आंसर रहेगा वो करेगा स्टेशन मास्टर डायरी में। तो जो स्टेशन मास्टर डायरी होती है उसमें आपके जो ये ब्लॉक उपकरण होते हैं, जैसे इसमें काउंटर भरे जाते हैं, तो वो किस में लिखे जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए स्टेशन डायरी में। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं कि बिना गार्ड के मालगाड़ी का संचालन निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों की पूरी तरह से प्रतिबंध है? तो कब ये बिना गार्ड के गाड़ी नहीं चला जा सकती? तूफानी और खराब मौसम में, बिल्कुल सही। संचार का पूर्ण अवरोध होने पर, बिल्कुल सही। तो अस्थायी एकल लाइन संचार व्यवस्था में, ये भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 109 यात्री डिब्बों के IOH के बीच का समय अवधि कितना होता है? जो यात्री डिब्बे होते हैं उनका जो IOH का समय होता है वो कितना होता है?
तो इसका जो IOH का समय होता है वो 12 महीने होता है, और POH का जो समय है वो हमने आपको बताया है, POH का जो समय है वो 18 महीने होता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि ब्लॉक सेक्शन की ओर ढलान इससे अधिक होने पर स्लिप साइडिंग का प्रावधान अनिवार्य है। तो यहाँ पर कितना ग्रेडेड होना चाहिए, तो जो 110 का राइट आंसर रहने वाला है वो 1 पर 280 यानी कि 280 पर 1 का ग्रेडेंट होना चाहिए, तब यानी कि साइडिंग का प्रावधान किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आज की वीडियो में हमने टोटल 110 क्वेश्चन देखे हैं, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि आप स्टेशन मास्टर गार्ड या CCTC किसी भी अन्य विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ऑपरेटिंग से संबंधित, तो आपको यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम जो सीरीज चलाई है आपकी डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, जिसमें हम गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी भी वर्ष किए गए हैं, हम उनको लेकर आ रहे हैं, और अभी जो न्यू क्वेश्चन है, जो न्यू पेपर है, उनको सोल्व करा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। यदि आपने 110 क्वेश्चन पूरे यानी कि देखे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।